हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, इस वक्त वेनेजुएला के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची है कि अगला कौन अगला कौन अगला कौन। ईरान में हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। कुछ इतलात हैं कि 25 लोग अब तक मारे जा चुके हैं प्रोटेस्ट में, कुछ कहते हैं 16 मारे जा चुके हैं। जाहिर है ये जो फिगर्स हैं ये प्रॉपरली नहीं निकल रही वहाँ से, लेकिन लिंडसे ग्रैहम जो यूएस सेनेटर हैं साउथ कैरोलिना से, रिपब्लिकन हैं वो, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप विल किल खमेनाई। ये बड़ा तशवीशनाक बयान है। इसके अलावा ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स पर जुल्म और तशद्दुद जारी रहा तो वो मजबूर होंगे कि वो ईरानी अवाम की मदद के लिए आएं। काफ़ी इस वक्त टेंशन चल रही है पूरी दुनिया में। इसके ऊपर डिस्कशन के लिए मेरे साथ समर तूर साहब होंगे जो कि अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं जो फॉर्मर मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस के हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी इन्होंने मैनेजमेंट में की हुई है, एक्सपर्ट हैं मैटर्स रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स। इसके अलावा नोएडा में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके डीन भी हैं, ऑथर हैं ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ के, सीनियर एडवाइजर हैं मनोज परिकार इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो इन मेहमानों को हम जोड़ लेते हैं और फिर हम बाकायदा ये सवाल अपने मेहमानों के आगे रखेंगे कि क्या होने जा रहा है। बहुत स्वागत है आप दोनों का, समरतूर साहब और मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आप लोगों का बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल बड़ी टेंस है। इस सारी टेंस सूरत हाल में एक तरफ हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया है और उसने जमात इस्लामी के साथ जो है वो बातचीत की है आके ढाका में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में एक दफ़ा फिर ऐसा लगता है कि टेररिज्म सर उठा रहा है। इस वक्त भी वहाँ पे कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहा है टेररिस्ट के खिलाफ। तीसरी तरफ लद्दाख में हम देखते हैं कि तूफान से पहले आने वाली जैसे खामोशी होती है वो हमें दिखाई दे रही है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख बिल्कुल खामोश है और वो जयपुर की जेल में है, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी कोई ऊंट का पता नहीं चल रहा किस करवट बैठ रहा है। ये तमाम वो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं जो बड़ी सेंसिटिव हैं और इनको हंगामी बुनियादों पे, वॉर फुटिंग पे इनके मसाइल को, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना बनता है। बहरहाल देखेंगे कि कब मोदी जी अपना वादा पूरा करते हैं और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करते हैं, कब अमित शाह जी जो है वो कंक्लूसिव नेगोशिएशंस करते हैं लद्दाख एपिक्स बॉडी के साथ और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। ये भी देखना बाकी है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो कितना सुरक्षित है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक और धमाका ईरान में होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले समरतूर साहब के पास जाऊंगा और समरतूर साहब से ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ईरान का नंबर लग चुका है सर? थैंक यू। सर जय हिंद एंड यस सर, देखो द 12-day वॉर विद इजराइल जो हुआ था तो नंबर तो तभी लग गया था जब इन्होंने GBU 57 एंड बियॉन्ड यूज किए थे और इनकी न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज कर दिया था, इनएक्सेसिबल कर दिया था। उसके बाद देखिए तब भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स ही ईरान में थे एंड none of them were able to even bring down a single aircraft of Israel or USA. तो जो एयर डिफेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है उस पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप पूरे साल 24 घंटे 24/7 आपके रेडार्स ऑन रहते हैं और इसकी वजह से आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी रहती है कि यस वी आर वॉचिंग द स्काईज, एवरीबडी इज सेफ। में ऑन ग्राउंड ये पॉसिबल नहीं हुआ ईरान में, और हम ये भी नहीं कह सकते कि अवाम ने या वहां की IRGC में कोई फूट पड़ गई है, इनके खिलाफ हो गए।
तो genuinely air defense system is faulty. It is not effective. It is not able to detect F-35. पर मैं कहूंगा F-35 भी छोड़े, आप वेनेजुएला देख लें। वेनेजुएला में क्या हुआ है कि वहां पे लोग बिक चुके, एवरीबडी फ्रॉम द जनरल टू द इनर सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ मोडुरो सब बिक चुके थे। तो वेनेजुएला में क्या ना कि सिस्टम फेल हो गया, विल बी अनफेयर, वो गलत होगा। इन्होंने बहुत पैसे लगाए, दे परचेज द वॉर। तो वेनेजुएला का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर हाँ, ईरान में अब ये जो इनकी अमेरिकन 7th फ्लीट जो अब जा रही है ईरान की साइड, इट इज गोइंग देयर टू फिनिश द जॉब। ये जो मिड 70s और 80s में जो पेंडिंग जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, और जैसे द शाह ऑफ ईरान को इन्होंने निकाल दिया था, खदेड़ दिया था, तो मुझे लगता है कि अब यूएसए अपने पुराने पेंडिंग और इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव्स को अब अंजाम देगा। एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि वीडियोस बाहर आई हैं जिसमें कि जो मॉरल पुलिस एंड द ईरानियन पुलिस अपने पुलिस स्टेशन की छतों पे खड़े पूरे क्राउड को और प्रोटेस्टर्स को वेव कर रहे थे। तो ये साइंस है फॉर अ रेवोल्यूशन, और इसकी नॉड सारी अवाम ने ईरान की ने दे दी है। और अब इसका फायदा उठा के इट विल बी अ कू एंड इट विल बी अ प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके अंदर अलाइड कंट्रीज, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज भी होंगी, यूके, फ्रांस, और साथ ही साथ अमेरिका, इजराइल के एयरक्राफ्ट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सऊदी के एयरक्राफ्ट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ईरान को टारगेट करने के साथ साथ ये यमन में भी हरकत करेंगे। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। सऊदी और यमन के बीच अभी काफी ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही है पिछले एक हफ्ते से, और यमन इज बैक्ड बाय यूएई एंड यमन हैज फेस्ड लॉट ऑफ बैकलैश, लॉट ऑफ लॉसेस, और वो काफी पीछे खदेड़ दिए गए हैं। और इसमें सऊदी अरेबिया का पलड़ा भारी है। तो दिस इज द फोरकास्ट एज ऑफ नाउ। बट यस, ईरान में तख्ता पलट होगा। जो बेटे हैं शाह ऑफ ईरान के, वो यहाँ पे भी रीइंस्टेट किए जाएंगे। और ये देखिए, ये मेन क्लाइंट्स थे रशिया के और चाइना के फॉर प्रोवाइडिंग देम ऑयल। तो अब ये रिसोर्सेज अब जब यूएसए ने टैप कर लिया है, तो देखिए वर्ल्ड ऑर्डर हैज बीन डिस्टर्ब। नहीं, वो तो आज अमेरिका ने बयान दे दिया है ना, वेनेजुएला को कह दिया है कि चाइना और रशिया के साथ और क्यूबा के साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको रिव्यू करें और कम करें और खत्म करें उनको ताल्लुकात, जो जितने रिलेशंस है। हमारे साथ रोहित शर्मा जी, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और इंडिया मैटर्स यूट्यूब चैनल इनका है, वो भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है, बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आज से 9 साल पहले 2017 में मैंने ये आर्टिकल लिखा था जो लंदन में शाया हुआ था, ट्रम्प एंड द राइज ऑफ फाशिज्म इन अमेरिका, जिसमें मैंने लिखा था कि ट्रम्प सीम्स टू बी प्लानिंग the annihilation of vast populations by unleashing a new reign of fascist barbarity। और वो हमने देखा है, गाजा में देखा है और जगहों पे हमने देखा है कि किस तरह से ये हुआ है। इसका एक फॉलो अप आर्टिकल मैंने लिखा था, हाउ टू डिफीट वॉर मॉन्गरिंग अमेरिका। ये 15 अप्रैल 2017 को ये छपा था। इसमें भी मैंने लिखा था कि the recent actions by Trump are futile attempt to regain the waning global influence of American imperialist hegemony. Bharal, it doesn't seem to be waning futile attempt now. It seems that it is bearing results. So ये 9 साल पहले ये आर्टिकल्स हमने लिखे थे जो शाया हुए यहाँ पे, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कितनी वोलेटाइल है और कितनी थ्रेटनिंग है।
Dr. Amjad ji, thank you for inviting me to this discussion. बहुत इम्पोर्टेंट है. थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव अलग है इसके ऊपर, और पर्सपेक्टिव ये है कि एक ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक तो नहीं होगा. दूसरा, जो एक CIA का टूल किट है, जो जिस तरीके से CIA काम कर रहा है, वो उसके जो प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी जाहिर हो चुके हैं. बिकॉज फर्स्ट प्रोसेस ये है, एक देश को आप सैंक्शंस लगाओ, उसकी इकोनॉमी को खत्म करो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक दो स्टैटिस्टिक्स दूं तो आपको शायद कन्विंसिंग लगेगा कि जो रियाल करेंसी है ईरान की, पिछले 6 महीने में 56% डाउन हुई. और जो उनकी फूड प्राइसेस हैं कंट्री के अंदर, वो 72% बढ़ी है. तो अब लोगों में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और फिर आपकी जो कम्युनिटी है उसको लेने के लिए. इसलिए जो शॉपकीपर्स की एक तेहरान में जो एक स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी ग्रैंड बाजार में, शॉपकीपर्स की स्ट्राइक से ये फैल गई है 17 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 31. तो यहाँ पे साफ तौर पे अमेरिका का CIA का हाथ है. और पहली चीज आपने देखा, सैंक्शन लगे, फिर उसके बाद अनरेस्ट पैदा किया गया, जिस प्रकार से आपने बांग्लादेश में देखा होते हुए और नेपाल में होते, इसको देखा हो गया. एक सिमिलर काइंड ऑफ अ सिनेरियो यहाँ पे पेंट हो रहा है. और ये है प्रोसेस एक रिजाइम चेंज के लिए. बिकॉज जो एक प्रोसेस होता है CIA का, और ये डॉक्यूमेंटेड है. अगर आप एक CIA की, मैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई डोंट नो वो ओपन सोर्स पे कैसे आ गई, तो उसमें डॉक्यूमेंटेड था कि जो एक तरीका है एक देश में रिजाइम चेंज लाने का, स्टेप वाइज दिया हुआ है. अब हम स्टेप 2 तक पहुंच गए. इसका मतलब कि लोगों में एक अनरेस्ट फैल चुका है, और जो एक फोर्स है ईरान में जिसको खरीदा नहीं जा सका, वो है ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड फोर्स, जो कोर है. ये जो अंदर की फौज है, ये बहुत लॉयल है खोमेनी की. इसको आप वेनेजुएला से कंपेयर मत करना, वो बहुत भारी गलती होगी. बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन बी बॉट, बिकॉज यहाँ पे आइडियोलॉजी का खेल है. जो इनकी जो लॉयल्टी होती है इनके कौम में, और जो इस तरीके की है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते एक लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ. तो इसको यहाँ पे मेरा व्यू पॉइंट ये है कि IRGC एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ट्रंप के लिए रहेगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यूइश पॉपुलेशन ईरान में काफी है. और आपने देखा कि जब ये 12 दिन की लड़ाई हुई थी, किस तरीके से साइंटिस्ट को उन्हीं के घर में मारा गया. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये स्ट्राइक, ये इसके लीडर के ऊपर भी, हमास के लीडर को भी इसको यहाँ पे मारा गया ईरान में. तो कैपेबिलिटी आप देखिए इसको मोसाड की, बिकॉज इसमें मोसाड एक्शन में ऑलरेडी आ चुका है ईरान में. और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट होगा खोमेनी, बिकॉज अभी एक अनरेस्ट हो रहा है, खोमेनी के अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है, जो पहले हमको देखने को नहीं मिली. और पेजेश्कियान ने काफी रिस्ट्रेंट रखा है, बिकॉज हमने देखा कि ये जो फायरिंग है और ये जो एजिटेशन है, इसको इतना ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज वो जानते हैं. आपको याद होगा महसा अमीनी के टाइम पर जो उनकी उसको हिजाब वाले केस में कस्टोडियल डेथ हुई थी, उस टाइम पे ईरान में किस तरीके का गुस्सा था, और कैसे कैसे लोग आए थे, और इतने सारे लोगों को आपने अरेस्ट किया और मारा भी उस टाइम पे. बट वो सिचुएशन
इसको मुझे अभी नजर नहीं आ रही है ईरान में। तो इसीलिए जानबूझ के, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर वो करेंगे सिचुएशन बहुत एग्रीवेट हो जाएगी, क्योंकि बहुत फैल चुकी है सिचुएशन। जब आपके मोर देन 60% डिस्ट्रिक्ट्स में आपके अनरेस्ट, एजिटेशन, ये स्ट्राइक्स हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, मोर देन 60% ईरानियंस आर अंडर द एज ऑफ 35। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक सिमिलर, आप जैसे जेनजी की प्रोटेस्ट होती है, और ये जो यंग जनरेशन है, इनकी जो आइडियोलॉजी, ग्लोबल कल्चर, इनकी एजुकेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी उस तरीके की नहीं है जैसे कि जो कट्टरपंथी ईरानियंस है। और अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, अर्बन और रूरल। इसको अर्बन एरियाज में साफ अनरेस्ट आपका दिखाई देता है, रूरल एरियाज में फिर भी लोग खुमैनी को रिस्पेक्ट करते हैं, आइडियोलॉजी है, और वो जो इसको सालों से जो चला आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ईरान में कर्ड्स भी रहते हैं, बलूचीज भी रहते हैं, अरब्स भी रहते हैं, और आपके अजेरीज भी रहते हैं। तो यहाँ पे भी काफी अनरेस्ट है, बिकॉज इन लोगों को आपने डिस्क्रिमिनेट करके रखा हुआ है। और इसीलिए ये एक डिवाइड का जो फायदा है, ये अमेरिका अपना लेने वाला है। और जब ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर आपके लोगों को आप टारगेट करेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे, आई थिंक उसका नतीजा है कि पेजेस्कियान ने अपना जो इसको IRGC है उसको पकड़ के रखा हुआ है कि आप इसको रिस्ट्रेन रखिए। तो अल्टीमेट एनालिसिस मेरा ये, मैं इसको कंक्लूडिंग आर्गुमेंट मैं इसको ये देता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, ऑलरेडी इस पे काम हो रहा होगा, एक चेंज की तरफ ईरान बढ़ रहा है। बिकॉज मिलिटरीली आप ईरान का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, आप उसका एयर डिफेंस बेशक उसका वीक है, पर उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए 12 दिन की लड़ाई को आपने रोका। ईरान ने नहीं रोकी लड़ाई, इजराइल की रिक्वेस्ट पे रुकी है। बिकॉज जितने इंटरसेप्टर्स थे इजराइल के उस टाइम पे, उसके पास, अगर आप इस लड़ाई को एनालाइज करें डे वाइज, तो फ्रॉम डे 1 टू डे 9 इजराइल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फ्रॉम डे 10 टू डे 12 आप देखेंगे मैक्सिमम बिल्डिंग्स पे स्ट्राइक्स आए हैं। इसका मतलब एक चीज साफ हो गई थी कि उनके जो इंटरसेप्टर्स थे वो खत्म होते जा रहे थे, और उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। और ईरान ने सिर्फ 500 मिसाइल इस्तेमाल किए, और ईरान के पास 3000 थी। इसका मतलब ईरान और एक महीने तक लड़ाई लड़ सकता था। तो वो सिचुएशन को देखते हुए अब मुझे लगता नहीं है कि अपने बॉम्बर्स और ये G7 वगैरह इस्तेमाल होंगे, बट डेफिनेटली एक रेजाइम चेंज इज ऑन द कार्ड्स। थैंक यू, बहुत अच्छा, आपने बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने उठाए हैं। हम देख रहे हैं कि अभी ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हुई है, और तूर साहब और मेजर जनरल साहब के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए हैं। चलते हैं रोहित शर्मा जी की तरफ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। रोहित भाई, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को आप सर? मैं पहले आपको एक फ्रेम दिखाऊंगा, अगर आप इसको दिखा सकें तो स्क्रीन पर। ये फ्रेम, ये है फ्लाइट ट्रैकर 24 का। तकरीबन पिछले 8 घंटे से एक अमेरिकन ड्रोन ईरान के आसपास उड़ रहा है। सर इस फ्रेम को दिखा दें तो अच्छा होगा। ये इस समय उड़ रहा है पिछले तकरीबन 8 घंटे से। इस प्लेन के बारे में मैंने पता लगाया, अगर आप इसको दिखा पा रहे हैं तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा, ये मेरा 2 फ्रेम नीचे 2 निकले होंगे, और एक आप देखेंगे तो ये कह रहा है बिफोर प्रेजेंटिंग अ स्क्रीन रिमूव अदर मीडिया स्ट्रीम्स फ्रॉम द स्टेज। इसका क्या मतलब? अच्छा, आपके पास आपने भी कुछ लगा रखे हैं क्या? नहीं, मैं ये अपने जो लगाए थे ये रिमूव कर देता हूँ। नहीं, उनको रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए, ये देखिए इतनी देर से घूम रहा है। ये है कौन सा, मैंने इसका पता लगा कि ये है क्या। अगर आप देखें तो ये है MQ-4C ट्रिटॉन, ठीक है। अब MQ-4C ट्रिटॉन क्या है? MQ-4C ट्रिटॉन को अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला ड्रोन है।
अच्छा। इसको बढ़ाना, ये ड्रोन उड़ रहा है। तो आपके सामने एक चीज बहुत क्लियर है कि ये लोग अभी भी, अच्छा ये मैं एक दिखा पा रहा हूं आपको, और भी मैं दिखा सकता हूं आपको, जो प्लेन इस समय उड़ रहे हैं उस एरिया में, और ये कर क्या रहे हैं, ये सारे गैदरिंग कर रहे हैं, सारे ये गैदरिंग कर रहे हैं कि सबमरीन नीचे कितनी है, किस किस की है, और वहां पर ईरान के ऊपर कौन से प्लेन आके लैंड कर रहे हैं, और ईरान की मूवमेंट्स क्या हैं। ये जो ड्रोन है ये अच्छे रेजोल्यूशन रखता है और सारी डिटेल्स दे सकता है। अगर बात करें तो इजराइल, कतर, यूएई, यहाँ पर अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन आके लैंड कर रहे हैं, कार्गो प्लेन्स। और आज जो थोड़ी देर पहले खबर, ये कहाँ लैंड कर रहे हैं? इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया के जहाज कहाँ लैंड कर रहे हैं? ये अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी के प्लेन आ रहे हैं इजराइल, कतर और यूएई। अच्छा, राइट, ठीक है। और साथ में कुछ फाइटर जेट्स आज यूरोप से उड़े थे, जो कि जिनके बारे में, जिनका रडार बाद में ऑफ कर दिया गया था, तो वो कहाँ लैंड किए ये नहीं पता लग पाया, लेकिन वो उड़े थे और इसी डायरेक्शन में आ रहे थे। अगर बात करें तो इजराइल में ट्रूप्स बढ़ाई थी, इजराइल में अमेरिका ने अपने जैसे बोलते हैं वो असला बारूद या अपने हथियार इंक्रीज। अच्छा रोहित साहब, एक छोटा सा सवाल है, ये जो आप बता रहे हैं कि यूरोप से भी जहाज उड़े हैं, तो क्या नेटो भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें? कुछ ब्रिटिश प्लेन भी थे, नेटो का पूरा सबका नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश प्लेन थे, और इस समय भी ब्रिटिश प्लेन निकले हैं, इस समय हवा में हैं, वो कहाँ जा रहे हैं नहीं पता जब तक लैंड नहीं करेगा। साथ में कुछ यूएस नेवी के प्लेन आइसलैंड की ओर गए थे, उनका मुझे लगता नहीं कोई रिश्ता है, लेकिन हाँ मूवमेंट है। और मूवमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज दिख रही है कि ट्रम्प चाचा जो हैं वो बिल्कुल इस मूड में है कि मुझे पहले वहां पे फतह का परचम लहरा दिया है इसराइल में, वो वेनेजुएला में, तो उनको लग रहा है कि अब यहाँ जल्दी से जल्दी करो, और वैसे भी जितना देर करेंगे उतनी दिक्कत बढ़ती जाएगी। अच्छा, ईरान को भी तैयारी की जा रही है, ईरान पे भी आप तेहरान के अगर वो देखें तो मॉस्को से तेहरान जो है प्लेन लैंड कर रहे हैं डेली, एक दो कभी अभी ऐसा होता है कि जो बेलारशियन 1176S के 4 बड़े जहाज उतरे हैं तेहरान में, और वो जहाजों के बारे में ये कहा जाता है कि ये असलहा और एमुनिशन भारी जो होता है हैवी, वो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो भी हम, और उसमें ये भी कहा गया कि शायद उसके अंदर चाइना का जो है वो वेपन्स आए हैं चाइना से, लेकिन किसी और रास्ते से आए हैं। जी जी, जारी रखें। देखिए वो क्या रहा था कि चाइना से वेपन्स जा रहे थे रशिया, और वो वहां पे इतने पाइल अप कर दिए गए कि वहां से अब ईरान भेजे जा सकते हैं आराम से, क्योंकि यूक्रेन वॉर जो है मोर ओवर जैसे बोले कि इंच बाय इंच चल रही है, बहुत ज्यादा एम्यूनिशन उसमें लग नहीं रहा है, तो एक्स्ट्रा एम्यूनिशन यहाँ भेजा जा सकता है। हालांकि रशिया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एम्यूनिशन नहीं भेज रहा है, लेकिन भेज रहा है ईरान को, और वहां पे भी अब पाइल अप हो रहा है। तैयारी तो दोनों तरफ से है। बीच में एक खबर ये भी आई थी खमेनी मॉस्को भाग सकते हैं, वो टाइम ने छापी थी, उससे पहले मैंने दी थी ये खबर कि वो मॉस्को जा सकते हैं। नहीं, तो ये देखिए, मेरी बात सुने सर, ये जब इन्होंने ईरान के खमेनाई ने हजारों मरवा दिए शहादत के नाम पर, गाजा में, लेबनान में, यमन में, तो जब खुद की शहादत का वक्त आया तो ये मॉस्को क्यों भाग रहे हैं? शहीद होना चाहिए थे। एक चीज कि खमेनी पकड़े जाने से ज्यादा डर रहे, शहीद होने से ज्यादा नहीं डर रहे। अच्छा, पकड़े मदुरो टाइप्स कुछ हो गया तो वो एक प्रॉब्लम है, और उनको पता है कि मॉस्को से मदुरो टाइप नहीं हो सकता। अब उनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं मदुरो टाइप साला वाइस प्रेसिडेंट मेरा इधर मिला हो, प्रेसिडेंट मिला हो, तो भी डर है। ऐसे इन हालात में तो इंसान बड़ा डरपोक हो जाता है। समरतू साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या रूस और चाइना ईरान का साथ देंगे, या जिस तरह वेनेजुएला में एक मुजरमाना खामोशी हमें दिख रही है पूरी दुनिया में वेनेजुएला को लेकर, इसी तरह ईरान को भी तना छोड़ दिया जाएगा? क्या कहते हैं आप?
सर देखें, लड़ाई अगर दुनिया में होगी तो वो होगी नॉर्थ कोरिया वर्सेस द वेस्ट, क्योंकि वहां पे जो आम आदमी है नॉर्थ कोरिया का, उसके जहन में है कि दुश्मन अमेरिका है, तो दैट विल बी द एक्चुअल फाइट। यहाँ पे तो मैनिपुलेशन इतना है कि ईरान है, आधे से ज्यादा जनरेशन वांट्स की वेस्टर्नाइज्ड कल्चर हो जाए। और देन आप ये देखें ना कि 12 दिन की जब लड़ाई हुई थी तो इजराइल ने ज्यादा से ज्यादा अफगानियों को यूज किया था फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, जो कि बाद में ईरान ने डिपोर्ट किए। फिर ये जूइश सिनेगॉग्स इतने ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी है, रिलेटिव और इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत हुई हुई है यहूदियों की और ईरानियंस की आपस में। तो मैं वही बता रहा हूं सर कि इट विल डिसइंटीग्रेट, ये दे विल नॉट बी एबल टू पुट अप अ फाइट। वो 70s में एक दौर था जब सारे मतलब इस्लामिक उलेमा की तरफ जाना चाहते थे, एवरीबडी वांटेड इट कि चलो ओवरडोज ऑफ वेस्टर्न कल्चर हो गया, शाह ऑफ ईरान इज नॉट फॉलोइंग इस्लाम, वो जो उसके डेजर्ट में जो पार्टी थी, सही, वो बड़ा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी फ्रेज इस्तेमाल की है, ओवरडोज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली, या ओके। नहीं, रूस और चीन फिर खड़े देखते रहेंगे? देखिए, इट इज नॉट देयर एक्चुअल वॉर ना, प्रॉक्सी वॉर है। एक्चुअल लड़ाई तो ईरानियन ने लड़नी है। अब मुद्दा यह कि कितने ईरानियन खड़े होकर अमेरिका को फेस टू फेस लड़ाई देंगे। इराक, हाँ, क्योंकि इराक में सालों साल से पूरा इट वाज अ डिक्टेटरशिप। वहां पे इराक में सर्वाइवल कैसे होता था, अगर आप आर्मी में ज्वाइन कर लो, अगर आप रिजीम को ज्वाइन कर लो तो आपके घर की रोटी चलती थी। यहाँ पे ईरान में तो घर की रोटी चलाने के लिए भी अगर आपने रिजीम को ज्वाइन कर लिया, आपकी घर की रोटी तब भी नहीं चल रही। ठीक है, मैं यही सवाल जो है जनरल साहब आपसे करना चाहूंगा कि क्या चीन और रूस जो है ये खड़े रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे जैसे वेनेजुएला इनके हाथ से निकल गया? मैं बता रहा हूं कि आज की ताज़ा खबर यह कि अमेरिका ने वेनेजुएला को कहा है कि आप जो है वो रूस और चीन और क्यूबा से अपने ताल्लुकात जो है उनको तकरीबन ख़त्म ही कर दें, ये उनका कहना है। तो क्या ये ईरान के मुद्दे पर चाइना और रशिया खड़े देखते रहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, पहले मैं चाइना की बात करता हूँ, उसके बाद रशिया की करता हूँ। चाइना की हमेशा पॉलिसी, अगर आप चाइना की डीप स्टडी करें, चाइना कभी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता किसी के साथ। चाइना की जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, इट इज बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। चाइना दूसरों की लड़ाई में अपने लोगों को जाया नहीं करेगा, और उसने आज तक, आप मुझे बता दीजिए कहां पे चाइना ने इंटरवीन किया? कोरिया में, कोरिया में भी, कोरियन वॉर, वियतनाम। नहीं, पुराना हो गया ना वो चीज। अच्छा, वो पुराना है, ठीक। आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट। आप 15-20 साल की सिचुएशन को देखिए तो। जी जी। और इंडिया पाकिस्तान की भी लड़ाई में भी चाइना ने जो भी हेल्प उसको दिया, हाँ, लेकिन ट्रूप्स नहीं दिए। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो यहाँ पर भी चाइना ईरान को हेल्प दे रहा है, मिसाइल्स, ये सारे डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, बट उससे ज्यादा चाइना मदद नहीं करने वाला है। रशिया जो है, अब रशिया इज वेरी मच डिपेंडेंट, पुतिन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ट्रम्प टू फिनिश द यूक्रेन वॉर। और रोज उनमें उसको बातचीत होती है, और अगर आपने एक चीज देखी है, दैट पुतिन इज नॉट दैट हार्श ऑन रशिया, बिकॉज वो जेलेंस्की को काफी प्रेशराइज कर रहा है इस लड़ाई को रोकने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि रशिया ऑलरेडी उसके हैंड्स फुल है एक जगह लड़ने के लिए, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो उसको हेल्प चाहिए, आपने इसको बताया कि 4 एयरक्राफ्ट आ गए, इस टाइप के और भी 4 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, उसको कोई अर्ज नहीं है उसको हेल्प देने के लिए। बट बियॉन्ड दैट
रशिया और चाइना इस लड़ाई में नहीं पड़ने वाले, और एक जियो स्ट्रेटेजिकली भी उनकी लोकेशंस ऐसी हैं कि वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने, बिकॉज दे विल गेट इनटू ट्रबल इफ दे गेट इन्वॉल्व, दे डोंट वांट टू गेट जो इसको गेट इनटू दिस वॉर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो अपना बन रहा है, आई स्टिल मेंटेन माय स्टैंड, दो रोहित जी ने अपने हवाइयां हमको बहुत सारी दिखा दी है कि एक ड्रोन घूम रहा है, तो वो तो एक नॉर्मल वो सर्विलेंस तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका तो काम है तहकीक करना, ढूंढ के निकालना चीज और सारों को अच्छी बात चौंका देना नहीं, ये ऐसे। रूटीन में है। जी These drones are used as routine surveillance. routine, you tend to agree with Samar. These are routine surveillance activities जो अमेरिका ईरान के ऊपर करता रहता है और करता रहेगा, और presently I don't think there are any invasion plans, but definitely जैसे आपको मैंने पहले बताया, I still maintain that regime change is not far. ठीक है। अपना रोहित साहब, आप क्या समझते हैं, चाइना और रूस कूदेगा ईरान को बचाने के लिए? देखिए, ये दो जो सात पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों के दोनों आर्मी से हैं और डिफेंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तो इन लोगों की एनालिसिस मुझसे बेटर होगी, नो डाउट। बट अगर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अमेरिका क्या ईरान में रशिया और चाइना कूदेंगे, तो क्या यूक्रेन में ये सारे कूदे थे? नहीं ना। तो अब ये हथियार दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन इनकी आर्मीज ऑन ग्राउंड नहीं होंगी, डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसका रीजन ये है, अब बोला भी जा रहा था कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जब हुई थी, तो बोला भी जा रहा था कि अमेरिका विल फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन। तो वो कह रहे थे भैया आखिरी यूक्रेनियन तक लड़, तू लड़, हम तुझे सब कुछ दे रहे हैं। सही बात है, सच। तुम मार दो अपने सारे, सही कह रहे हैं। हाँ, तो वो चीज यहाँ आएगी, लेकिन हाँ, ईरान में फंसाने की कोशिश तो की जाएगी अमेरिका को, क्योंकि ये छोटी छोटी वॉर्स है ना, ये बड़ी वॉर्स को रोक रही है। ये छोटी छोटी वॉर्स करती क्या है कि रशिया को इतना फंसा दो यूक्रेन वॉर में कि वो कहीं और ना सोच पाए, चाइना को इधर ईरान वाली वॉर में फंसा दो, और अमेरिका को फंसा दो, और रशिया को फंसा दो, तो ये सब यही फंसे रहेंगे, इनके रिसोर्सेस यहाँ जाते रहेंगे, और इनका एम्युनिशन जाता रहेगा, इनकी टेंशन वो ही रहेगी। तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट हेड ऑन कोलाइड नहीं करेंगे। जो अभी कुछ टाइम पहले तक हम देख रहे थे कि बेलारूस मिसाइल्स लगा रहा है, और वो उधर टैलेंट की मिसाइल्स लग रही थी, बहुत सारी मिसाइल्स लग रही थी रशिया बॉर्डर के आसपास, बहुत सारे हाई अलर्ट पे आ रहे थे कंट्रीज, वो सब कम हो जाएगा इससे। ये यूरोप सेफ होगा इससे, और यूरोप को पता है कि जब तक यूक्रेन में बैठी है हम सेफ हैं। दूसरी चीज, अमेरिका को इससे सीधे सीधे फायदा और तिगुना फायदा वो ये कि प्लेन भी अमेरिका के, हथियार भी अमेरिका के, गैस भी अमेरिका की यूरोप खरीद रहा है, अब सब कुछ यूरोप से खरीद रहे हैं। और दूसरा, रशिया के रिसोर्सेस डिप्लीट कर रहे हैं उस वॉर। रशिया जिन चीजों को बेच करके, इंडिया को ही बेचने वाली, लेकिन जिन चीजों को बेच करके डॉलर्स कमा सकता था, अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, रशिया उस लेवल पे आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग चाहेंगे कि अमेरिका फंसा रहे। वियतनाम वॉर में वो लोग कोशिश उन्होंने यही की थी, इतना हथियार दिए थे ना वियतनाम को, सॉरी वेनेजुएला में इतने हथियार दिए थे ना कि वेनेजुएला वॉर में फंस जाएंगे। अमेरिका उससे ज्यादा तेज निकला, वो एक बार में वॉर खत्म करके निकल गया। लेकिन ये अगर ईरान पे होता है, तो ईरान और इजराइल, अमेरिका कुछ टाइम बाद दिखेगा हमें, रिजीम चेंज तो है सामने खड़ी, नो डाउट अबाउट इट। और रशिया भागने की बात चल रही है कमीने की, ये भी दिख रहा है। यस, समर बहादुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तूर साहब। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर अमेरिका इज गोइंग इन फॉर ईरान, there will be massive destruction in Israel. Let us not take things for granted, but the losses will be massive. Yes. And Marta kya nahi karta, they will empty their arsenal which they have built for decades,
onto Israel in one go. And as I speak, the Russian military aircraft has landed in Israel and is evacuating all its staff and emptying the Russian embassy in Israel. It is a clear cut message and intelligence telltale signs that war Exactly. is coming. Yeah. War Go is on. coming, and it is just a matter of days, बिल्कुल। oblique hours, or maybe a few weeks. बड़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी जो है समरतूर साहब ने दी है कि ये एक इंडिकेशन है कि रूस ने ईरान को बोल दिया है कि ये हमला करने वाले हैं, तुमने जो ये कह रहे हैं खाली कर दो सारा अपना आर्सेनल, मारो इजराइल को। और इजराइल क्योंकि ये जंग इमिनेंट नजर आ रही है रूस को भी, तो वो अपना स्टाफ वहां से निकाल रहे हैं। देखते हैं कि और कौन कौन से मुल्क अपना स्टाफ अब इजराइल से निकालेंगे अपनी एम्बेसियों से। मेजर जनरल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी प्लीज। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा डिस्कशन था। यू अमजद जी हैड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक डिफरेंटली एंड नॉट थिंक अलाइक। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो अभी मेजर तूर साहब ने दिया कि रशियंस आर वाइटिंग बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू गिव एनी टेलटेल साइंस के भाई जो दुनिया को एक्चुअली फोरवॉर्न करने वाले हम हटे। इट्स अ प्रिकॉशनरी काइंड ऑफ अ थिंग which I think Russians are taking. It does not mean that there'll be war. It is only a precautionary kind of a message. Or in my considered assessment after hearing all the panelists, मुझे ऐसे लगता है कि जो इतनी जल्दी ये जो लड़ाई इतनी एमिनेंट नहीं है, बट ऑफ कोर्स पूरी कोशिश की जाएगी खुमैनी के ऊपर स्ट्राइक करने की। तो वो जिस तरीके से की जाएगी वो तरीका आप अमेरिका का जानते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज लोगों में ऑलरेडी एक डिवाइड पैदा हो चुका है। और कोशिश ये की जाएगी कि ये जो रिपब्लिकन गार्ड को भी तोड़ा जाए, बिकॉज मोसाड को ये टास्क दिया गया होगा। एंड मोसाड के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। इफ आई बीन फॉलोइंग दिस फंक्शनिंग ऑफ मोसाड एंड Samartur is more conversant with their way of functioning, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये उनको भी तोड़ देंगे और उसको खुमैनी को गायब कर देंगे वहां से। और फिर उसके बाद एक अपनी अगर उसको गवर्नमेंट अपना लगानी है तो लगा देंगे। उसके बाद ईरान अपने आप ही प्रो यूएस की तरफ आ ही जाएगा, बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट लगेगी वैसे ही एक्शन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर ये दिखाना चाहता हूँ 9 साल पहले, इसमें तस्वीर जो है वो चूंकि छोटी है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, ये अमेरिका है और ये जंप कर रहा है एक पिलर से दूसरे पिलर पे। पहला पिलर है लीबिया जहाँ ये पहुंच चुका था उस वक्त, अगले पे ये जा रहा है वो है सीरिया, और उसके बाद है ईरान। तो 9 साल पहले जो है हमने ये दिखाया है। बहरहाल आप सब दोस्तों का आज जुड़ने का बहुत शुक्रिया। हमारे सामने दोस्तों जो इस वक्त पर्सपेक्टिव्स आए हैं उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है मेजर जनरल राजन कोचर जी ने जो उठाया है, उन्होंने ये बताया कि 60% से ज्यादा आबादी ईरान की जो है वो 35 ईयर से नीचे है, और यही वो पॉपुलेशन का एक हुजम है, एक वॉल्यूम है जो हमने नेपाल में भी देखा, जो हमने बांग्लादेश में भी देखा, और अब हम उसको ईरान में भी देख रहे हैं। और इसके अलावा मेजर जनरल साहब ने एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, और उन्होंने कहा है कि ईरान को जो है वो इतना आसानी से कब्जे में नहीं लिया जा सकता। रजीम चेंज हो सकती है, खमेनाई को स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ा अटैक और कब्जा है उसको उन्होंने रद्द किया है। रोहित शर्मा जी ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस की है, जानकारियां दी हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो छोटी छोटी जंगें हो रही हैं, इलाकाई जंगें जिसको हम कहते हैं, ये असल में बड़ी जंगों को रोकने के लिए हो रही हैं। बड़ी जंगों में खर्चा ज्यादा होता है तो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये छोटी छोटी जंगें की जाती हैं। तूर साहब कहते हैं कि द फॉल ऑफ ईरान इज इमिनेंट। वो कहते हैं कि जनाब ये होने जा रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने
बहुत सारी और भी जो है वो बातें हमें बताई हैं। मैंने ईरान, ये बोला कि मरता क्या नहीं करता, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाँ, बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, उन्होंने ये एक चीज बताया। जी एक चीज और तूर सर की बात को बहुत सीरियसली लेता हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब से इन्होंने देखा है ना कि पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जो है अपने फेरारी में घूमते हैं, तब से अपनी बेचारी वो छोटी सी गाड़ी को देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, कौन सी गलत आर्मी ज्वाइन कर ली मैंने। तो फैक्ट इज नहीं सच में, और मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर साथ हैं हमारे, तो मेजर जनरल तो वहां पे अमेरिका और उधर कहाँ मकान खरीदते हैं हाँ, यार तो आप। वो लोग जो है देशभगत नहीं है ना। आर्मी इंडिया, देखें, दो किस्म की आर्मी है। चलो, अब आपने मुद्दा छेड़ ही दिया, तो दो किस्म की आर्मी होती है। हमेशा मैंने ये कहा है, कॉलेज के ज़माने से कहा है, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे पाकिस्तान में, तो हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, बाकी एक्टिविस्ट के साथ मिलके, मतलब लीडर नहीं थे लेकिन एक्टिविस्ट थे। और हम उस वक्त पाकिस्तानी फौज को देख चुके थे। यूब खान का दौर गुजर चुका था और ज़ियाउल हक का दौर था जब हम कॉलेज में थे। तो हम वहाँ ये कहते थे कि दो किस्म की आर्मी होती है। एक आर्मी होती है जो अवाम को मारती है, अवाम को लूटती है, कब्जे करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी आर्मी वो होती है जो अपने देश और अपनी जनता की रक्षा के लिए होती है। भारत की फौज और भारत के फौज के अंदर जो लोग हैं, जनरल से लेके कमांडर से लेके नीचे सिपाही तक, उनके अंदर ये जोश, ये जज्बा है कि उन्होंने मादरे वतन का दिफा करना है, अपनी जनता का दिफा करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां कहीं भी हमारे भारत माता में कोई दुर्घटना होती है बड़ी, या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, सबसे पहले हमारी सेना के जवान वहां होते हैं। हमारी सेना के जवानों को मेरी तरफ से सलूट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का। और एक इमोशनल नोट पे हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें, और कमेंट में बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं ईरान की सूरत हाल को। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरे पैनलिस्ट को इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।